वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया 2023-24 का केंद्रीय बजट। बोली, ये अमृतकाल का पहला बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को करता है साकार। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2020 बैच के HCS अधिकारियों को पढ़ाया ईमानदारी और निष्ठा का पाठ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी है। वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5% का सालाना ब्याज मिलेगा। I present the budget for 2023-2024. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. The world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। देश की इकोनॉमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बीते कुछ सालों में हमने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, उस पर मजबूत इमारत खड़ी करने का मौका है। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। डिजी लॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए बजट में 66% का इजाफा कर कुल 79,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के बजट को उम्मीदों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये गरीब किसान और मध्यम वर्ग की सभी उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना उनके लिए बड़ा बदलाव लाएगी। मोदी ने कहा कि हम इस बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना लेकर आए हैं। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है।
इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में CII भवन में बजट पर आयोजित चर्चा में उद्योगपतियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुबह ही अर्थशास्त्री, उद्यमी, कारोबारी समेत विभिन्न वर्गों के लोग CII पहुंचे और उन्होंने बजट का लाइव सुना, फिर चर्चा की। उद्योगपति और कारोबारियों ने इसे आम आदमी का बजट बताते हुए कहा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर छोटे छोटे पहलुओं का ध्यान रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है, जिससे युवाओं में स्किल को बढ़ावा मिलेगा और वह नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकेंगे। बजट में सड़कों, रेलवे व निवेश की योजनाओं को देखकर कहा जा सकता है कि ये लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें डिजिटलीकरण और औद्योगिकी पर जोर दिया गया है। आज का एक बजट बहुत अच्छा, नपतुला, संतुलित बजट था और जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया और ये वर्ग और इसमें ना यूथ, वुमेन, किसान, इंडस्ट्री सबका ध्यान रखा गया और ये बजट एक बहुत अच्छा बजट था। There was a focus on EODB. The ease of doing business was a key thing which I think we nationalists actually what matters to us and what matters to our sector, the health sector. There was a lot of focus. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत की बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं और सैन्य दलों का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी देश के समग्र विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। देखते हैं कि हमारी बहनें, बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, सैन्य दलों में नेतृत्व दे रही हैं, तो दूसरी ओर ये घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और उन्हें वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन है महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उन पर अत्याचारों से पैदा हो रही विशिष्ट समस्याओं को हल करना और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करना। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करें जिसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी हो और वे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दे सकें। इस दौरान उन्होंने समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह के दौरान बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के कई कदम उठाए हैं। समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और महिला बाल विकास राज्य मंत्री मुंजापारा महेंद्र भाई कालूबाई भी मौजूद रहे। आम बजट से पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना है। कल संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किए जाने के बाद इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में मजबूत वृद्धि की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा है। मुद्रा कोष ने अगले वित्त वर्ष के दौरान इसके 6.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP के 6.8% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। अब महामारी से उबरने की बात करने की बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2020 बैच के HCS अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारी के तौर पर आम सभी जिम्मेदारी समाज के प्रति अधिक है, इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और आईटी से जुड़ी सुविधाओं के बारे में सुझाव भी दिए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया है ताकि प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर कार्य कर रही है। आईटी का उपयोग कर सेवाओं की समय सीमा भी निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंत्योदय के उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। G20 की चंडीगढ़ में हुई 2 दिवसीय बैठक में भारत ने आर्थिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ज्यादा सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार अनु पी मथाई, निदेशक प्रवीण कुमार और संयुक्त सचिव बी पुरुषार्थ ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। अनु मथाई ने बताया कि 2 दिनों में भारत की ओर से तैयार किए गए एजेंडों पर सभी देशों ने सहमति जताई और अपनी राय दी। बैठक में कर्जे में फंसे देशों को बाहर निकालने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। पी मथाई ने कहा कि विभिन्न देशों में कर्ज की समस्या काफी पुरानी है और बढ़ रही है। एक बैठक में हल निकाल पाना फिलहाल मुश्किल है। अगली बैठकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। The subjects that were discussed over the last few days were how to strengthen multilateral development banks and how to address challenges associated with the G20 Common Framework for Debt Treatments, which is a previous achievement of the G20 for helping the very poor countries with their debt. And this has become continues to be an important agenda as the debt situation worsens. Now, the focus of this group in 2023 is to support global action for enhancing financing for development. उधर आज से G20 के शिक्षा से संबंध कार्य समूह की पहली बैठक आज चेन्नई में शुरू होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में पिछले शिखर सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को आगे ले जाने पर विचार विमर्श होगा। सिटी ब्यूटीफुल में आयोजित 2 दिवसीय G20 की बैठक के समापन के बाद विदेशी मेहमान रॉक गार्डन और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में घूमने पहुंचे। यहां उन्होंने पंजाबी कलाकारों के साथ भांगड़ा डाला तो महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई और चूड़ियां पहनकर सेल्फी ली। वहीं रॉक गार्डन में पहुंचे विदेशी मेहमानों को टूरिस्ट गाइड ने नेकचंद द्वारा बनाए गए रॉक गार्डन की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया और वहीं पद्मश्री नेकचंद के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। प्रशासन की ओर से रॉक गार्डन के फेज 3 में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यहां अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे जहां डेलीगेट्स ने खूब मस्ती की और पंजाब के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने G20 बैठक में हिस्सा लेने आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल से उनके अनुभव जाने और उनसे विशेष बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। जितने भी डेलीगेट्स G20 मीटिंग के लिए आए हैं वो एक कल्चरल इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं रॉक गार्डन में, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 2-3 दिन से यहाँ पे है, इस काफ़ी मुद्दे इन्होंने डिस्कस करे, वहाँ पे क्लोज डोर मीटिंग्स हुई, लेकिन अब कल्चरल इवनिंग देख रहे हैं तो कैसा इन्होंने जाना है। हाय सर, व्हाट्स योर नेम सर, यू आर फ्रॉम विच कंट्री सर? My name is Mahmoud Issa Duse. I'm from Nigeria. Okay. Fantastic experience. Chandigarh is a wonderful place, very beautiful. I've enjoyed every moment since I came. We've had a wonderful meeting, the International Financial Architecture Working Group, G20 meeting under the Indian presidency. It's amazing, all the things with stones and different materials and so on, so many colors and this dancing. Yesterday evening we had also an amazing event at a lake. And I appreciate very much the culture, the heritage. I'm very impressed. We are all very impressed. I really loved being here, and this was my first time in India. तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से जो पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप G20 की मीटिंग के लिए आए विदेशी मेहमानों ने हमारी संस्कृति को जाना, हमारे व्यंजनों को एंजॉय करा और सबसे ज़रूरी भारत जो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं उसको एक बहुत अच्छा होस्ट बताया।
कैमरामैन आशुतोष के साथ पंकज शर्मा, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। विदेशी प्रतिनिधि आज अनंतपुर स्थित विरासत खालसा देखने के लिए गए हैं, जहां रूपनगर के डीसी ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने म्यूजियम गैलरी की भी विजिट की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।